सभी को सुप्रभात। आप सबों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अभी पार्ट 3 देख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब इमेज। तो देखिए पढ़ते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे दो आ रहा है, एक बिंदु स्रोत आ रहा है और एक बिंदु आ रहा है। तो देखिए, बिंदु स्रोत उसे कहेंगे जहां से प्रकाश आपतित हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं तो सनलाइट मेरे तरफ, सन का प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है और ये प्रकाश जब समतल दर्पण पे जाएगा, सन का प्रकाश मेरे तरफ आया और ये प्रकाश कहाँ जाएगा? समतल दर्पण पे। तो मेरे द्वारा जो प्रकाश जाएगा समतल दर्पण पे, तो मैं बिंदु स्रोत हो जाऊंगा। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। सन नहीं होगा, कौन होगा बिंदु स्रोत? मैं हूंगा, क्योंकि मेरे से होकर प्रकाश कहाँ पे जा रहा है? दर्पण पे जा रहा है। तो बिंदु स्रोत समझ गए। और जब मैं बिंदु स्रोत हो गया और मेरे से प्रकाश निकलकर दर्पण पे जाकर, दर्पण पे जो भी प्रकाश जाएगा, आप जान चुके हैं कि दर्पण क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी जब होगा तो क्या करेगा? प्रकाश को परावर्तित करेगा। प्रकाश को जब परावर्तित करेगा तो जब प्रकाश गया तो परावर्तित होगा, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो मिलता है तो वास्तविक होगा और आती हुई प्रतीत होती है तो आभासी होगा। आगे हम लोग देखेंगे। इसीलिए दोनों को जोड़ दिया गया है एक ही जगह पर कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से दिखाया जा रहा है कि मिलती है या आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। आगे देखेंगे कि कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ से दो प्रकार होते हैं। कौन? एक तो मिलती है और एक आती हुई प्रतीत होती है। तो जो मिलती है, जहां पे मिलती है वास्तविक रूप से कटती है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां से आती हुई प्रतीत होती है वहां पे जो बनता है बिंदु स्रोत पे, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं तो प्रतिबिंब के दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा आभासी प्रतिबिंब इमेजनरी इमेज। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा आभासी प्रतिबिंब इमेजनरी इमेज, क्योंकि परिभाषा में ही दिया गया है क्या? मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। दो ही कंडीशन है, तो दो ही प्रकार होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। जहां पे मिलती है वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। और जहां आती हुई प्रतीत होती है वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। चलिए देखिए, हम यहाँ पे प्रतिबिंब बना के आपको समझा सकते थे, लेकिन आगे हम लोग को पढ़ना ही है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। तो जब वहां पे प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको समझा देंगे कि कैसे वास्तविक होता है और कैसे आभासी होता है। यहाँ पे भी बनाएंगे, वहां पे भी बनाएंगे तो समय लगेगा, और दोनों और आगे हमको पढ़ना ही है। तो कम समय भी कम बचा हुआ है हम लोग पास, आप लोग सभी जानते हैं। तो क्या किया जाएगा? जैसे जैसे आगे आएगा पढ़कर समझ लिया जाएगा। यहाँ पे आभासी क्लियर कर देंगे, गोलीय दर्पण में जाकर वास्तविक क्लियर कर देंगे। आप ये परिभाषा समझ गए ना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होगी, आपतित से नहीं बनता है, आपतित होगी और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, या आती हुई प्रतीत होती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के कितने भाग होते हैं? दो, वास्तविक और आभासी। चलिए ठीक है, अब वास्तविक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल गया होगा, फिर आगे जान जाते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, परावर्तन के बाद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि दर्पण पे किरण आपतित होगी तो ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु क्या कहलाता है? उसी बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या उसी बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
वास्तव में मिलना, ऐसा नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कहीं से आ रही है या खींच कर ले जाया जा रहा है, नहीं, जहाँ पे वास्तविक रूप से मिलता होगा तो उसे क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। थोड़ा सा झलक देख लीजिए कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक गोलीय दर्पण आपको मिलेगा। गोलीय दर्पण ये होता है जिसका नाम होता है अवतल दर्पण। इसमें ऐसे जब समानांतर किरणें लेते हैं तो परावर्तन के बाद ऐसे गुजरती है। मान लीजिए ये वस्तु है, एक किरण यहाँ से लेते हैं, ध्रुव से अगर गुजारते हैं तो यहाँ पे कटती है, तो ये वास्तविक रूप से कट गई। ये क्या कट गई, किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप से कट गई, तो इसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पे ये नहीं होती, जैसे दर्पण हम पढ़ेंगे तो दर्पण में दिखाया जाता है कि दर्पण में ऐसे प्रतिबिंब मिलता है। देखिएगा, थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, समझना भी जरूरी है। दर्पण जैसे ये हो गया, यहाँ पे ऐसे आएगी, एक किरण इधर आपकी होगी, इधर इधर, देखिए दो किरणें निकल गई है, एक इधर चली जा रही है और एक इधर, ये परावर्तित होगी इधर चली गई, और ये लंबवत है तो इसी पे आएगी और इसी पे जाएगी। ये कभी नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है, इसको क्या किया जाता है, ऐसे पीछे खींचा जाता है। तो यही लगता है कि इसी बिंदु स्रोत से ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां आती हुई प्रतीत होती है वहां पे आभासी बनता है, और जहां पे वास्तविक रूप से मिलती है वहां पे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देख रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक कटान से बनता है या वास्तविक रूप से मिलती है उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। उसी तरह आते हैं आभासी प्रतिबिंब पे, इमेजनरी इमेज। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपको बता दी आती हुई परावर्तन के बाद, यानी बिंदु स्रोत से, यहाँ पे अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया है, आप समझ सकते हैं बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब आपतित नहीं होंगी तो परावर्तित नहीं होंगी। ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वहां पे या उस बिंदु को बिंदु स्रोत का क्या करते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इमेजनरी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम इसको ब्रॉड रूप में समझाते हैं, या कहिए तो आम बोलचाल की भाषा में। इधर आइए, ये क्या लिखा गया, प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। ये परिभाषा था, परिभाषा के आधार पर आपको हम समझा दिए, और आपको यही किताबी रूप में किताब का परिभाषा आपको लिखना, आप अपने भाषा को ऐड कर सकते हैं, उसी भाषा को समझा दें। जो प्रतिबिंब होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक देखिए प्रति है और एक है बिंब। एक क्या है, प्रति, और एक क्या है, बिंब। प्रति का मतलब होता है समान, जैसे बोलते हैं प्रतिदिन, वह स्कूल या वह विद्यालय प्रतिदिन समय पर जाता है। यानी क्या है कि जो समय है विद्यालय का 9 बजे, वह समान रोज जा रहा है 9 बजे ही, उसी को बोल रहे हैं समान। तो प्रति का मतलब होता है समान और बिंब का मतलब होता है वस्तु। यानी जो वस्तु के समान दिखता है, जो वस्तु के समान दिखता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। जैसे आप जब समतल दर्पण के सामने, घर पे आईना के सामने खड़ा होंगे तो जो आप हैं वहीं उस दर्पण में दिखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे मैं हूं और आप हमको देख रहे हैं मोबाइल के कैमरा में, तो वो क्या है, मेरा प्रतिबिंब है। मैं नहीं हूं, मैं बिंब हूं, और मेरे समान जो इस मोबाइल में दिख रहा है वह मेरा क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये कब बनता है, जब शरीर पर सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें आपतित होती है, और आपतित होने के बाद जब ये हमारे से निकलती है और परावर्तन होकर फिर आती है, तो ये पूरे शरीर के हिस्से से अनगिनत किरणें निकलती है। पूरे शरीर के हिस्से से अनगिनत किरणें निकलती हैं, और जितनी किरणें परावर्तित होकर आपके आंखों तक पहुंचती है उतना ही आप देख पाएंगे। जैसे मेरा पूरा शरीर है, लेकिन आपको वीडियो में मेरा आधा ही दिख रहा होगा, यहां तक या यहां तक, जहां तक दिख रहा होगा, पूरा शरीर नहीं दिख रहा है। इसलिए क्योंकि जो नीचे वाले भाग से किरणें परावर्तित होकर जा रही हैं वह आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वहां तक ही दिखता है जहां तक उससे परावर्तित होने की प्रकाश की किरणें जाती है। तो प्रतिबिंब सिंपल वही है, वस्तु के समान जो दिखता है उसी को उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए इस प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं जिनको हम नोट करके लिखवाए हैं। नोट नंबर 1 में आइए, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये, एक मिनट देखिए, इसीलिए हम इसको आगे कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण आ गया समझाने के लिए, इसीलिए, लेकिन समझाना ही पड़ेगा क्या किया जाएगा। इसको मान लीजिए, इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं और ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे जब हम वस्तु को रखते हैं इधर जब वस्तु को रखते हैं तो इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, नीचे बनता है, नीचे। ये इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। और इसके नीचे प्रतिबिंब बनता है। तो ये
अगर ये वस्तु है तो इसको सीधा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रतिबिंब, जैसे ये दर्पण हो गया, जैसे ये मान लीजिए यहां पे रखते हैं इसी दर्पण में, इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, तो जैसे है वैसे ही है, ये जैसे है वैसे ही है, तो इसको ये सीधा हो गया। ठीक है, तो जो सीधा होता है वो आभासी होता है और जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। हमेशा जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा हमेशा और हमेशा के लिए उल्टा होगा, उसी तरह इसका उल्टा जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा और हमेशा के लिए क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, नोट नंबर 1 में लिखा गया, इसीलिए इसको नोट करा के लिखाया गया कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा हमेशा उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा। नोट नंबर 2 पे, नोट नंबर 2 में क्या लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी को नहीं। देखिए, जो गुण वास्तविक के साथ होगा वो गुण आभासी के साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या है, स्वरूप में और स्वभाव में दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब है जो फिल्म देखते हैं हम लोग, जो फिल्म देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल में फिल्म लगा हुआ है, वहां पे सलमान खान आकर अपना अभिनय कर रहे हैं, अक्षय कुमार आकर अपना अभिनय कर रहे हैं, तो वो क्या, वो वहां पे खड़े होकर अभिनय कर रहे हैं, उनका प्रतिबिंब वहां पर अभिनय करता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त कर लिया गया होगा। अगर वही उनका आभासी प्रतिबिंब रहता तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं नोट नंबर 3 की तरफ। ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। ऐसे जैसे हम आपको बनाए हुए थे समतल दर्पण, ऐसे बनाए हुए थे, तो इधर प्रतिबिंब दिखा रहे थे, इधर बनाने के लिए देखे होंगे कि टूटी रेखा दर्शाया है, ये टूटी हुई रेखा दर्शाया है या केवल बिंदुओं से दर्शाया जाता है। कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को ऐसे सीधी रेखा से दर्शा दीजिएगा, ये गलत होता है। कभी भी आभासी प्रतिबिंब को किससे दिखाया जाता है, टूटी रेखाओं से या किससे, बिंदुओं से दिखाया जाता है। चलिए, इसको आप बार बार सुन सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। वीडियो का यही एक फायदा है कि आप उसको जितना बार होगा पीछे करके देख सकते हैं। क्लास में बात को बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डेड है, जितना बार चाहे आप पीछे देख सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अब तो 2 नंबर का हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछ देगा आपसे, और पूछता ही है, हमेशा पूछता है, और इस बार भी पूछेगा। इस बात की गारंटी इस बार भी पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि यही परिभाषा उठाकर लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, और फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे कि आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है। तो ये अंतर नहीं है, समझिए, ये अंतर नहीं, ये परिभाषा है। अंतर होता है तुलना करना। अंतर क्या होता है, तुलना करना। 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर बताएंगे, अर्थात उनमें तुलना करना है कि उनमें ये गुण है तो उसमें ये गुण नहीं, उसमें ये गुण है तो उसमें ये गुण नहीं है। तो जो अंतर पूछेगा आप परिभाषा नहीं डालिएगा, परिभाषा आप डालते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो अंतर नहीं है। अगर मेरे सामने कॉपी आएगा तो काट कर 0 नंबर देंगे, क्योंकि वो अंतर नहीं हुआ, उसका परिभाषा। अंतर क्या होता है समझिएगा, जैसे लिखना होगा तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये अंतर हुआ, वो उल्टा होता है तो ये सीधा होता है। उसी तरह वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखाओं से दर्शाया जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। ये अंतर, इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में निम्नलिखित अंतर है, और ऐसे 2 बॉक्स बना सकते हैं। इधर लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब, और लिखते जाएंगे इसको कि ये टूटी हुई, ये सीधी रेखाओं से दर्शाई जाती है, इसमें 1 नंबर ये टूटी हुई रेखाओं से दर्शाई जाती है, 2 नंबर या उल्टा होता है और यह सीधा होता है, 3 नंबर इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इधर 3 नंबर इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही 2 तरीका है अंतर लिखने के लिए। परिभाषा लिखना गलत है, कभी भी आज के बाद आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। और ये पूछता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण जान जाइए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है। चलिए सर गो। चलिए, हम लोग अब यहाँ पे आ चुके थे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन करना है, इमेज को बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्या करेंगे, प्लेन मिरर लेंगे, ले लीजिएगा। और
ध्यान से याद से उसको एक तरफ बाएं साइड m और दाहिने साइड m डैश जरूर लिखिएगा। बिना नामांकन के नहीं छोड़िएगा। बारीकी से अगर कॉपी चेक हुआ आपका तो नंबर काट लिया जाएगा। मिरर को दिखाना होता है। मिरर का नाम क्या हो गया? m डैश। हमें क्या करना है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, तो इसके लिए समतल दर्पण चाहिए। ले लिए। दर्पण पे कलई करना नहीं भूलना है, पिछले क्लास में बताया है। और दर्पण का नाम दे देना है m डैश। लिखा गया है प्लेन मिरर m और m डैश। ठीक है। प्रतिबिंब हमको बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? एक बिंदु स्रोत लेना होगा। यहाँ पे एक बिंदु स्रोत ले लिए, वस्तु ले लिए। वस्तु का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ओ से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु ले लिए ओ, ठीक है, बिंदु स्रोत हो गया। अब इससे क्या करेंगे? प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे। कहाँ पे? दर्पण पे प्रतिबिंब बनाना है, तो ऐसे दर्पण पे क्या किए? प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। आपतित जब किरण होगी तो ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए क्या करेगी? परावर्तित कर जाएगी। तो ये आई और ये इस दिशा में क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। ठीक है। ओ बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ए बिंदु पे आपतित हुई, और ये कहां से यहां से परावर्तित होकर किस बिंदु पे चली गई? बी पे चली गई। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपतन बिंदु पे क्या डाला जाता है? अविलंब डाला जाता है। अविलंब डाल दिए। ठीक है। तो अविलंब और आपतित के बीच का कोण आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित के बीच का कोण परावर्तन कोण। यहां तक हो गया। देखिए अब हमको क्या करना होगा? एक और आपतित किरण को लेना होगा। एक और आपतित किरण को लेना होगा। ऐसा इसलिए लेना होता है क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा में पढ़े हुए हैं कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो कम से कम 2 किरणें चाहिए कटान बिंदु पाने के लिए। आप 2 से ज्यादा ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, लाख ले सकते हैं, लेकिन जब 1000, लाख, 10 लीजिएगा तो समझ रहे हैं कॉपी पे ड्रॉ करना गाजूर माजूर जो हो जाता है, आम बोल चल गाजूर माजूर हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि वस्तु कहाँ है और प्रतिबिंब कहाँ है। तो हमें कटान बिंदु चाहिए। कटान बिंदु 2 किरणों से मिल जाएगी, इसीलिए 2 किरण लेंगे। एक किरण ले लिए। तो इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया गया था आपको कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यही बिंदु स्रोत है। इससे एक लेंगे दर्पण पर लंबवत आपतित किरण। तो लंबवत लिए हैं, ये आ रही है, ये क्या है? दिशा दिखा रहा है, दिशा की आ रही है, ये आपतित हुई और फिर क्या हो जाएगी? इसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। तो 2 किरणें मिल गई हमको। एक यहाँ पे मिल गई परावर्तित किरण और एक यहाँ पे मिल गई परावर्तित किरण। ठीक है। प्रतिबिंब के लिए क्या बोला गया है कि ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ये दोनों मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो दूसरा जाएंगे, दूसरा देखेंगे कि ये कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो जी आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए इस प्रतिबिंब ये परावर्तित किरण को जब ऐसे पीछे खींचेंगे, ये भी परावर्तित किरण हुआ, जब इसको ऐसे पीछे खींचेंगे तो एक बिंदु पे क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। और ये जहां पे मिलती है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया? वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ये समतल दर्पण हुआ और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के नीचे क्या बन रहा है? वस्तु का देखिए, वस्तु ऐसे खड़ा है, इसका अपोजिट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको कैसे दिखाते हैं? टूटी हुई रेखाओं से दर्शाते हैं। आपको बोले थे जहां पे आभासी प्रतिबिंब आएगा आपको समझा देंगे। तो आभासी प्रतिबिंब देखिए वस्तु के ठीक अपोजिट है। इसका सर इधर है, नीचे हो गया, अपोजिट हो गया, और इसको किस रेखा से दर्शाएंगे? टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे। ठीक है। देखिए अब इसको समझने के लिए समझते हैं। ऐसा हुआ है कि पढ़ाने के लिए आ रहे थे तो पहले एक वीडियो देखे हैं, 12 क्लास का वीडियो था। तो एक शिक्षक थे पढ़ा रहे थे, उनका नाम नहीं लेंगे, वो आए हैं और क्या किए, जैसे मान लीजिए कि उनका सब्जेक्ट का छोड़िए हटाइए, और जैसे मान लीजिए अपना ही लेते हैं, लिखे हैं प्रतिबिंब का परिभाषा लिखे हैं कि हाँ किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। पहले लिख दिए हैं और फिर उसी को क्या किए हैं? पढ़ा दिए हैं। हो गया, समझ में आ गया, और उसके बाद उसको मिटा दिए। जब इतना करना ही था भाई तो फिर इतना मेहनत क्यों किए? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। उतना तो किताब में लिखा ही है, बच्चा वहां से पढ़ लेगा, समझ लेगा। ठीक है, तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी व्यू बहुत ज्यादा था। और हम लोग देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। लाइक कीजिए कम से कम, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको दिखता है कि यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं, विजुअलाइज करा रहे हैं, जीवन के अंग से, जीवन का अगल बगल जो भी अंग है उससे दर्शा से, उससे रिलेटेड करा के दिखा रहे हैं, तो लाइक कीजिए।
ऐसे यहाँ परिभाषा पढ़ा दी तो फिर उसमें अंतर क्या था। उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, जरूर लाइक करेंगे। चलिए आइए देखिए, इसको हम समझते हैं। ये क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण है। तो आपके घर पे दर्पण होगा, आप हमेशा उसमें अपना सुबह सुबह जब नहाते होंगे तो बाल झाड़ने के लिए या कभी कहीं जाने के लिए फेस देखते ही होंगे कि हाँ ठीक दिख रहा है ना, तो हमेशा उससे मुलाकात होता ही होगा। तो ये हॉरिजॉन्टली है, किताब में हॉरिजॉन्टली दिया, हम इसको वर्टिकली बना सकते थे। किताब में दिया 36 रूप से, तो 36 जैसे किताब है उस हिसाब से समझाना जरूरी था, लेकिन इसको जीवन के रूप में आपको डेली क्रियाओं से दिखाने के लिए हम इसको वर्टिकली भी दिखाएं। देखिए यहाँ पे ये वर्टिकली है, जैसे हम लोग के घर में रहता है जिसे हम लोग डेली देखते हैं। उसमें क्या होता है कि आप आईना के सामने खड़े रहते हैं, यहीं आप खड़े हुए हैं, यहीं पे आप खड़े हुए हैं, क्या आपका प्रतिबिंब बाहर दिखता है? आईना के जब आपके सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? आईना के अंदर दिखता है। वही ना काम हुआ है कि यहाँ पे वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ आया है? नीचे आया है। जिसको देखिए अपने जीवन से जोड़कर देखिए, जो आप डेली करते हैं, आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखता है? वही चीज देखिए, केवल क्या किए, इस फिगर को उठाकर ऐसे हम, ये 36 था हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल कर दिए, ऐसे खड़ा कर दिए, क्योंकि हम इससे परिचित हैं, रोज हमसे इससे मुलाकात होता है। तो आप यहाँ पे खड़े होते, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? यही पे बनता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा और हमेशा के लिए भैया क्या होगा? आभासी होगा, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। चलिए इसके कुछ गुण है, अगले हम भाग में देखें। चलिए सॉरी, थोड़ा सा गलती बोल दी है, माफ कीजिएगा। उल्टा नहीं होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टापन आता है लेकिन वो पार्श्विक रूप से उल्टापन होता है। और पार्श्विक रूप से उल्टापन मतलब होता है दाएं का बायां, बायां का दाएं दिखना। फिर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ये आई है और ये आर है, इस चीज से आप परिचित हैं। इस आई वाले को आपतन कोण कहते हैं और इस आर वाले को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी लिखा गया आर, इसको समझ पा रहे हैं यहाँ पे आर कैसे हुआ है? अर्थात कहने का मतलब क्या है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। अगर ये 30 होगा तो ये 30, ये 60 होगा तो ये 60। कैसे इसको समझ लेते? इसके लिए एक रचना करना होगा। ये रचना करते हैं, देखिएगा। ये नॉर्मल है, नॉर्मल को क्या करते हैं? थोड़ा और लंबा खींचते हैं, ऐसे ये इसको लीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया नॉर्मल, 90 डिग्री का होगा, ड्रॉ कर लिए। देखिए आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, शायद 9th की 8 में होगा या 6 में होगा, जिसमें 9th में ही होगा। इस कोण को, ये जो आमने सामने का कोण होता है, जो आमने सामने का कोण होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जो दो रेखाओं के कटान बिंदु के आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख बोलते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और ये दोनों क्या कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा? आर आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये भी 90 डिग्री पे है और ये भी 90 डिग्री पे है, तो दोनों क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो जब दोनों समानांतर रेखा होगी तो ये जो रेखा जा रही है, परावर्तित किरण जो आ रही है, ये क्या हो रही है? दोनों रेखाओं के लिए तिर्यक छेदी रेखा की कार्य करता है। तिर्यक छेदी रेखा का जब ये कार्य करता है तो इस एंगल को और इस एंगल को आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण होता है जो एक दूसरे के क्या होता है? बराबर। तो ये आर है तो ये आर हो गया। समझ में आ गया ये आर कैसे हुआ? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, क्वालिटी ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। चलिए एक एक करके सभी को देखेंगे और सभी को समझेंगे। इसके ऊपर आपके 2 बिंदु हैं, एक पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्विक विस्थापन, जिसको यहाँ पे समझ लेंगे, और वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, इसको यहाँ पे समझ लेंगे। इसीलिए समय कम लगे, इसको यहाँ पे उसको रिड्यूस करके यहाँ पे डाल दिया गया, क्योंकि ये विशेषताएं भी आएंगी। चलिए तो पहला देखते हैं। पहला विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आपको प्रतिबिंब बनाया गया था, देखिए ये दर्पण है, कहाँ बना है? पीछे बना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला हो गया, इसको समझाया जा चुका है। दूसरा ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का आकार होता है, ये प्रतिबिंब का जो आकार होता है आपका क्या? OM, ये किसके ये वस्तु का आकार जो है OM, ये किसके बराबर होता है? MI के बराबर होता है, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब का आकार है OM, ये किसके बराबर होता है? MI के बराबर होता है, ठीक है।
तो इसको हम थोड़ा आगे समझ लेंगे कैसे ये बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। जो प्रतिबिंब सीधा होगा वो क्या होगा? आभासी होगा। आपको पहले बताए थे। तो जैसे देखिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, आप जब दर्पण के सामने जाते हैं तो जैसे आपका यहाँ पे सर है, दर्पण में वहीं पे सर दिखता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में हमेशा क्या बनता है? आप वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? आभासी। तो आप एक चीज नोट किए होंगे पहले कि बोला गया कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। तो इसमें भी उल्टापन आता है। वह उल्टापन किस रूप में होता है? पार्श्विक परिवर्तन के रूप में होता है। ये भी एक गुण है जिसको 4 नंबर में डाला गया है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब समझ लेते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है? हमारा जैसे कि हम बिंब हो गए, ये मेरे सामने दर्पण है, तो दर्पण जैसे मैं अपना दाहिना हाथ उठाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ बिंब का बायां हाथ होगा। मेरा दाहिना हाथ बिंब का बायां हाथ होगा और मेरा बायां हाथ बिंब का दाहिना हाथ होगा। यानी कहने का मतलब है दाया का बाया, बाया का दाया होना ही क्या कहलाता है? पार्श्विक रूप से उल्टा कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कान हो गया। ठीक है, मेरा ये जैसे बिंब, जैसे अपना ये कान पकड़े हुए दाहिना कान, लेकिन जब आप प्रतिबिंब में देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप क्या पकड़े हुए? अपना बायां कान पकड़े हुए हैं। इसको और देखिए, इसका पूछता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इसी क्वेश्चन। देखिए पूछ देगा, क्या ए पार्श्विक रूप से उल्टा है? तो नहीं, ये ए पार्श्विक रूप से उल्टा नहीं है। जब पूछेगा आर पार्श्विक रूप से उल्टा है, तो जी आर पार्श्विक रूप से उल्टा है। क्यों? देखिएगा, जो आकृति उसको, जिस आकृति को आप ऐसे 2 भागों में बांटिएगा और दोनों भाग एक दूसरे के समान होंगे, उनमें कोई पार्श्विक परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्या होता है? दाया का बाया और बाया का दाया। तो दाया बाया आप कहां से लेते हैं? 20 भाग से ही ना लेते हैं। तो देखिए, 20 भाग का दाहिना वही चीज है और बाया वही चीज है। तो ए ओ ये पार्श्विक रूप से उल्टा गुण नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका दाया और बाया क्या होता है? सेम होता है। लेकिन जब इस आर को आप बांटिएगा तो इधर देखिए, इधर एक खड़ी पाई है और इधर क्या है? ये आपको क्या हो गया? ये ऐसे हो गया। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें पार्श्विक रूप से परिवर्तन आएगा। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, एम को भी ऐसे काटिएगा तो ये दोनों क्या है? सेम है। इसमें भी पार्श्विक परिवर्तन नहीं दिखेगा। ओ में भी नहीं दिखेगा। वहीं जब एस को काटिएगा तो इसमें पार्श्विक परिवर्तन दिखेगा। ये सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में। जहां जहां जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आपको बताते चलेंगे। ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। आपको बता चुके हैं कि जो सीधा होता है वो क्या होता है? आभासी होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। एक इसका ये भी गुण है कि वस्तु दूरी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी कहने का मतलब क्या है? कि दर्पण से वस्तु का दूरी। तो दर्पण ये हो गया, सॉरी आपको यहाँ पे ये बता दें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार ये बिंदु स्रोत आकार है। ये आकार नहीं, ये दूरी है। ये दर्पण से, देखिए ये दर्पण हो गया और ये वस्तु हो गया। ये वस्तु हो गया, दर्पण हो गया, तो दर्पण से वस्तु का ये दूरी हो गया। और ये प्रतिबिंब हो गया, तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी है। ये आकार नहीं है, थोड़ा गलती हो गया, माफ कीजिएगा। आकार क्या है? ये इसका आकार है। ये जो देख रहे हैं ये आकार है। ठीक है, जैसे कि आप दर्पण में जितना खड़ा होंगे, जितना आपका लंबाई रहता है उतना ही दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अर्थात वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पे है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट पॉइंट पे कि वस्तु दूरी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब, इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि आप दर्पण के जितना आगे होंगे, दर्पण से आप जितना आगे होंगे, आपका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। आप इस दर्पण के जितना आगे होंगे, आपका प्रतिबिंब उस दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। इसी को कहा गया प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। ठीक है, तो इसको आप समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर कैसे होता है। तो ये लीजिए, ये हमारा दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। दिख रहा है? ये वस्तु हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। थोड़ा सा देखिए तो दिख रहा है ना सब कुछ। तो ये वस्तु हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। तो यहां से दर्पण से यहां तक की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे, जो क्या है आपको? OM है। जो क्या है आपको? OM है। और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी, जो क्या है? MI है।
इसी को ना बोले हैं कि ओ एम किसके बराबर होगा, एम आई के बराबर होगा, ओ एम आई के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होता है तो चलिए देख लेते हैं। इस चीज को आप समझ चुके हैं, ये आर कैसे होता है, समझाए थे जब दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे ये कोण है आई, ये है नॉर्मल 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल है 90 डिग्री। तो ये आई, ये तिर्यक छेदी रेखा कार्य कर रहा है आपतित किरण, तो ये आई, तो ये भी क्या हो जाएगा आई। सेम चीज जो यहाँ पे लगा है एकांतर अंतर कोण, तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा आई। और परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40। कहने का मतलब दोनों कोण क्या है बराबर। और एक चीज और देखिए, ये आपको दिख रहा है ए ओ आई, ए ओ आई क्या है, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में दो कोण क्या है बराबर है, तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि इसके शीर्ष से जो लंब डाला है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का गुण, शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कहने का मतलब क्या है कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। उसको क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यही ना लंब डाला गया है, यही ना 90 डिग्री है, तो ये दो बराबर भागों में बांटा, अर्थात ओ एम बराबर एम आई। समझ में आ गया कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के कैसे बराबर होता है। और मैं इतना श्योर हूं कि आज तक कोई नहीं बताया होगा, ना ही आपको ऑफलाइन क्लास में और ना ही ऑनलाइन क्लास में। अगर आपको सही मायने में लगता है कि मेहनत किया जा रहा है और आपको अच्छा से अच्छा जो ज्ञान है, अच्छी से अच्छी ज्ञान है, उसको निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, तो आप लाइक कीजिए। क्योंकि व्यू आ रहा है 300-400, लाइक रह रहा है 25-40, थोड़ा सा हम लोग के साथ गलत हो रहा है। देखिए कोई नहीं समझाया होगा अभी तक, इतना तो श्योर है, अभी तक कोई नहीं समझाया होगा। मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों को अच्छा से अच्छा जो भी है, जितना भी है, सब कुछ दिया जा रहा है। आप देखिए हम लोग 40 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, आपको लाइक करने में, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में केवल 2 मिनट का समय लगेगा। आपका ये 2 मिनट हमारे अंदर 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना जोश भरेगा, और ज्यादा और मन से और बढ़िया वीडियो बनाएंगे लोग। तो उम्मीद करते हैं कि जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जोरदार शेयर कीजिए। वीडियो का जो पार्ट छूटा हुआ था, आपको बोला गया था कमेंट में कि डाल दिया जाएगा, गलती से छूट गया था, तो उसमें यही दिखाया गया था, लास्ट ही टॉपिक चल रहा था कि समतल दर्पण पर जो किरण लंबवत आपतित होती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। केवल इतना ही बोलना था, आपको तो दिखा चुके थे कि आई 0 होता है, इसीलिए आर क्या होता है 0 होता है। आई 0 होता है इसलिए आर 0 होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। जो दो रेखाएं 0 डिग्री का कोण बनाती हुई एक दूसरे के संपाती होती है। चलिए ठीक है, इसको समझ गए। केवल इतना ही छोड़ा था उसमें बताने के लिए कि जिस पथ पे आएगी उसी पथ पर वापस चली जाएगी। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे, याद होगा कि अगर कोई किरण थीटा डिग्री पर आपतित होती है, किसके साथ, दर्पण के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। यदि कोई किरण दर्पण के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए आपतित होती है तो कितने डिग्री के परावर्तन कोण के, उसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले समझ लें कि ये तो आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। बता दीजिए। हाँ, ये होगी परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका अविलंब हो गया। अविलंब कहने का मतलब है कि ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। पहले जान लीजिए इसका आंसर कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है अविलंब, 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसा आपको बताया गया कि जो अविलंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जो रैखिक कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, ये रैखिक कोण का मान कितना होता है 180, ठीक है। लंब क्या करता है, उसको समविभाजित करता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है आपको लंब, तो लंब के 2 भाग हैं, एक भाग ये वाला है और एक भाग क्या है, ये वाला है। इस भाग में देखिए, इस भाग में क्या आपको आ रहा है, थीटा प्लस आई, थीटा और प्लस क्या आ रहा है, आई आ रहा है। यानी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये अविलंब है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और तो देखिए यहां से निकाल लेते हैं हम कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस कोण थीटा। कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा, इस थीटा को प्लस से उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहां से आपको निकल गया। सर इधर देखिएगा, दिख रहा है नीचे वाला ना,
यहाँ से निकल गया आई बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है। दिख रहा ना नीचे वाला। चलिए, और एक चीज आप ये जानते हैं कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। कहां से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। आई का मान कितना निकल गया? 90 माइनस थीटा। तो आर का मान कितना देगा? 90 माइनस थीटा। चलिए, बोले थे इसका जो जवाब देगा पहले उसका नाम लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देने वाला लड़का है सूरज गुप्ता। उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा से पढ़ो और मन लगा पढ़ो, सारे वीडियो में तुम जवाब दो और ऐसे ही सीखते जाओ। और कुछ बच्चे जवाब दिए हैं जिनका नाम है आदित्य राज, जिन्नत परवीन और एक और है प्रिंस कुमार। सब कोई बनाए, सब कोई कोशिश करे, सब कोई जवाब दे। ये क्वेश्चन देने के पीछे यही है कि आप घर पे काम करें, पढ़ें, और नाम इसीलिए लिया जाता है कि कम से कम इसी होल में आप बनाएं उसको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।